नमस्कार दोस्तों, विनेश क्लासेस जीएस स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट टाइम जो हम लोग फिजिक्स के टॉपिक को डिस्कस किए थे उसी के आगे हम लोग थोड़ा सा चलेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने गैलीलियो जी के कथन के बारे में सुना था, उनसे पहले हम लोगों ने अरस्तु के कथन के बारे में सुना था। इन दोनों कथनों को जो है एक में मिला करके हमारे जो न्यूटन महोदय जी हैं, जो हमारे न्यूटन भैया हैं, इन्होंने गति के अपने कुछ नियम बता दिए। न्यूटन ने अपने कुछ नियम बता दिए, हमें उन्हीं नियम को देखना है। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे न्यूटन के गति के नियम। क्या डालेंगे सर? न्यूटन के गति के नियम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम, ये हम लोग लिखने हैं टॉपिक। हमको देखना समझना हमारी बात। जो इनके नियम है वो 3 नियम है, सबको पता है, ठीक है। ये जो नियम है 3 नियम है, ये सबको पता है। लेकिन जिस तरह से आपको पता है उसके उलट आज हम लोग कुछ अच्छी चीजें जो है इसके बारे में सीखेंगे और बहुत ही तरीके से हम आपको बताएंगे कि एक्चुअली में जो तीनों नियम हैं ये है क्या, इनमें डिफरेंस क्या है, हम आज तक इनको कैसे पढ़ते आए हैं और हमें कैसे पढ़ना चाहिए। इन सारे विषयों के बारे में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। देखो भैया, आप लोगों ने सुना होगा, सारे लोगों ने, जो न्यूटन का प्रथम नियम है, इसे हम लोग क्या कहते हैं सर? इसे हम कहते हैं जड़त्व का नियम। क्या कहते हैं सर? जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या कहते हैं सर? जड़त्व का नियम कहते हैं या लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। बहुत ढंग से समझना। अभी हम आपको ओवरव्यू दे रहे हैं एक तरह से, इनको क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं। उसके बाद फिर हम लोग इसी में एक एक नियम को पढ़ेंगे डिटेल में। परेशान मत होना बिल्कुल से भी, ठीक है। तो जड़त्व का नियम कहते हैं पहले नियम को। पहले नियम को क्या कहते हैं हम लोग? जड़त्व का नियम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, दूसरा हम लोग नियम क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं वास्तविक नियम, रियल लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक। इसे हम लोग क्या बोलते हैं सर? वास्तविक नियम। एक सेकेंड, इसे हम लोग बोलते हैं वास्तविक नियम। इसे बोलते हैं वास्तविक नियम या बोलते हैं रियल लॉ। हाँ, इसे एक्चुअली में इसमें संवेग के बारे में बात हम लोग करेंगे सेकंड लॉ में, इसीलिए इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? संवेग का नियम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं सर? इसे हम लोग कहते हैं संवेग का नियम। क्या कहते हैं सर? इसे संवेग का नियम। इसे कहते हैं संवेग का नियम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अभी डिटेल में इसको देखेंगे क्या है, कैसे है। संवेग जैसा आप लोगों ने आज तक पढ़ाया है उससे बहुत ही तरीके से देखेंगे, चीजें बहुत इजीली आपको समझ में आएंगी। तीसरा तो वर्ल्ड फेमस, इसे आप क्या बोलते हैं सर? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन लॉ। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, आप समझना हमारी बातों को। ये है 3 लॉ जिसको न्यूटन ने बताए, ठीक है। ये 3 लॉ हैं जिसको किसने बताए? न्यूटन ने बताए। कौन कौन सा नियम सर? पहला नियम जड़त्व का नियम, दूसरा नियम है वास्तविक नियम, संवेग का नियम है। अच्छा, इसे वास्तविक नियम इसलिए कहते हैं, रियल में आपको अगर यही एक नियम पता हो तो आप इसको भी ड्राइव कर सकते हो, इसको भी ड्राइव कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ ये नियम पता है तो आप ये भी देख सकते हो, ये भी देख सकते हो। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? वास्तविक नियम कहते हैं। क्योंकि इस नियम में संवेग के बारे में बात की गई है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? संवेग का नियम भी कहते हैं। डिटेल में देखेंगे, परेशान मत होना। क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं। तो ये है हमारे न्यूटन भैया के 3 लॉ, ठीक है। ये हमारे क्या है? न्यूटन भैया के 3 लॉ। अच्छा, आपसे एग्जाम में ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछेगा, आपसे पूछेगा कि जो न्यूटन भैया का प्रथम नियम है, जो न्यूटन भैया का प्रथम नियम है, ये किस चीज के बारे में बताता है? तो सबसे पहले एक चीज देखो, जो जड़त्व है, अभी हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया है क्या। जब आप लोग रुके हुए हो, है ना, आप लोग क्या हो? रुके हुए हो, तो आपकी बॉडी हमेशा क्या करेगी? रुकी ही रहना चाहेगी। अगर आप मूव कर रहे हो तो आपकी जो बॉडी होगी ऑलवेज क्या चाहेगी? मूवमेंट चाहेगी। अगर आप एक दिशा में चल रहे हो तो आपकी बॉडी उसी दिशा में आगे कंटिन्यू करना चाहेगी। जब आप उसमें कोई चेंजेस लेकर के आते हो, उसमें क्या करते हो? कोई चेंजेस लेकर के आते हो, तो आपकी बॉडी मूवमेंट क्या होती है? चेंज हो जाती है। बॉडी मूवमेंट क्या होती है? चेंज होती है। इसे हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। अभी आगे बहुत डिटेल में सीखेंगे कि जब हम लोग चलते हैं, चलती बस में जब बस अचानक रुक जाती है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं, है ना। बस अचानक चलने लगती है तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं, ठीक है। सारी बातें देखेंगे।
अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि सर जड़त्व का नियम या न्यूटन का प्रथम नियम किस चीज को बताता है, तो आप कहेंगे सर ये बल के गुण धर्म को बताता है। क्या बताता है सर? ये बल के गुण धर्म को बताता है। क्या बताएगा सर? ये बल के गुण धर्म को बताएगा। ठीक है, बल के गुण धर्म को बताएगा, मतलब क्वालिटी ऑफ फोर्स। क्या बताएगा ये सर? क्वालिटी ऑफ फोर्स बताएगा। जो पहला नियम है क्या बताएगा सर? क्वालिटी ऑफ फोर्स, यानी इनर्शिया का जो लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया है, क्या बताएगा? क्वालिटी ऑफ फोर्स बताएगा। बल के गुण धर्म बताएगा, मतलब बल कहाँ लग रहा है या कैसे बल लगाया जा रहा है इसके बारे में बताता है। ठीक है, अच्छा, अगर ये बल के गुण धर्म को बताता है, क्वालिटी के बारे में बताता है, सर जो सेकंड लॉ है, संवेग का जो नियम है, ये क्या बताता है? बल की मात्रा को बताता है। क्या बताता है सर? ये बल की मात्रा को बताता है। ये बल की मात्रा को बताता है। पहला क्या बताएगा? बल को बताएगा, बल की क्वालिटी को बताएगा। सेकंड बताएगा क्वांटिटी ऑफ फोर्स। क्या बताएगा? बल की मात्रा बताएगा। पहला बल की क्वालिटी, सेकंड क्या है? बल की क्वांटिटी। यानी पहला गुणधर्म बताएगा कि बल किस प्रकार का है, कैसे लग रहा है। ठीक है, मतलब अगर इधर जा रहे हैं तो कैसा बल लग रहा है, इधर जा रहे हैं तो कैसा बल लग रहा है, सब चीजें। और ये क्या बताएगा? बल की मात्रा के बारे में बताएगा, क्वांटिटी बताएगा, कितना बल आरोपित हो रहा है, कितना बल आरोपित हो रहा है, इसके बारे में सेकंड लॉ आपको बताता है। ठीक है, अच्छा, तीसरा लॉ क्या बताता है सर? एक चीज देखें, इसमें आप खुद समझ सकते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया। क्या है? एक्शन रिएक्शन लॉ, मतलब अगर आपने कोई एक क्रिया की तो उसकी प्रतिक्रिया भी जरूर होगी। अगर आपने कोई क्रिया की तो उसकी प्रतिक्रिया भी जरूर होगी। मतलब तीसरा नियम ये बताता है कि बल सदैव जोड़े के रूप में कार्य करता है। ऐसे लिखेंगे, बल सदैव जोड़े के रूप में कार्य करता है। बल सदैव जोड़े के रूप में कार्य करता है। जोड़े के रूप में कार्य करता है। बल सदैव जोड़े के रूप में कार्य करता है। कार्य करता है। बल सदैव जोड़े के रूप में कार्य करता है। देखो भैया, बल सदैव क्या करता है? जोड़े के रूप में कार्य करता है। ये बल की मात्रा बताता है, बल का क्या बताता है? गुणधर्म बताता है। इतनी बात हो गई। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? ये जो फर्स्ट लॉ है क्या बताएगा? आपके बल के गुणधर्म को बताएगा। सेकंड लॉ जो है क्या बताएगा आपको सर? ये बताएगा बल की मात्रा के बारे में। और जो थर्ड लॉ है क्या बताएगा? कि बल जो होता है सदैव, बल जो होता है वो सदैव क्या करता है? जोड़े के रूप में कार्य करता है। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई हो तो हम लोग अब बल के न्यूटन के प्रथम नियम पर चलते हैं, जैसे हम लोग क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अच्छा, इससे पहले हम लोग एक चीज समझते हैं जड़त्व के बारे में। ठीक है, बहुत चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर कि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, बिल्कुल जीरो लेवल से। ठीक, अगर हम लोग बात करें जड़त्व की, इनर्शिया की बात करें, किसकी बात करें? अगर हम लोग इनर्शिया की बात करें, अगर हम जड़त्व की बात करें तो इसे हम लोग 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं सर? 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं इसे। जो आपका इनर्शिया है, जो क्या है आपका इनर्शिया है, ये क्या है? इसको हम लोग 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जड़त्व है क्या पहले हम लोग ये समझते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। देखो भैया, जड़त्व का मतलब क्या होता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। जड़त्व क्या है? जैसे मान लो कोई बस चल रही है, आप बस में बैठे हुए हो, कोई बस ऐसे मूव कर रही है, आप बस में बैठे हुए हो, बस अचानक से क्या कर जा रही है? इसे रुक जा रही है। बस ऐसे मूव कर रही है, आप बस में बैठे हो, बस अचानक से क्या कर रही है? रुक जा। अच्छा, एक चीज समझो, जब बस के साथ हम लोग 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं तो हमारी बॉडी भी तो उतनी स्पीड से आगे चल रही बस के साथ। अगर हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन 100 की स्पीड से जा रही है, तो जो अपनी बॉडी है ये भी तो 100 की स्पीड से जाएगी। अपनी जो बॉडी है वो भी क्या होगी? 100 की स्पीड से जाएगी। अगर साइकिल पे बैठे हैं, 20 की स्पीड से साइकिल जा रही है, तो जो आपका शरीर है वो भी तो 20 की स्पीड से आगे जा रहा है। मतलब कि बस के साथ साथ आपकी बॉडी भी मूव कर रही थी। बस के साथ साथ आपकी बॉडी भी क्या कर रही थी? मूव कर रही थी। सडनली क्या हुआ? अचानक क्या हुआ? बस रुक गई। तो बस रुकने से क्या हुआ? जो आपके बॉडी का निचला पार्ट है, यानी लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी, जैसे आपके कमर के नीचे वाला हिस्सा है, ये बस के साथ तो रुक गया, ये बस के साथ तो रुक गया, लेकिन जो ये आपका अपर पार्ट है, अपर पार्ट जो है ये अभी भी मूवमेंट में था। इसको पता ही नहीं चला आप रुक गए, इसको पता ही नहीं चला आप रुक गए। और जैसे बस रुकी,
आपकी बॉडी का निचला पार्ट तो रुक गया, ऊपर का पार्ट रुका नहीं, वो आगे जाने की ओर कोशिश करेगा, तो आप क्या होंगे, खटसे से आगे की ओर लड़ जाएंगे। अगर कहीं पकड़े नहीं है तो आगे वाले की खोपड़ी फोड़ देंगे, है ना। तो ये चीज होती है कि बस जब रुक जाती है अचानक तो हम आगे की ओर खिसक जाते हैं या आगे की ओर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जड़ तो ये कहता है कि कोई भी वस्तु है अगर वो गतिमान है, एक बार जड़ तो हेडिंग डालेंगे उसमें लिखेंगे, कोई भी वस्तु है अगर वो गतिमान है, ठीक है, तो वो गतिमान ही रहेगी। अगर वो विरामावस्था में है यानी रुकी है, रेस्ट पर है, तो वो रेस्ट पर ही रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए वो कैसी रहेगी? अगर विराम में है तो विराम में रहेगी, और अगर गति में है तो कैसे रहेगी सर? गति में रहेगी। इतनी बातें मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी। इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़ तो क्या कहता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था बनाए रहेगी, प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था बनाए रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये हो गया आपका जड़। तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे इसे, हम लोग 9th 10th 11th 12th जड़ तो कोई समझते हुए आए हैं, इट डजंट मैटर। हम लोग 9th में नहीं है कि हम लोगों को फिर से जड़ तो पढ़ना पड़ेगा। आप समझ रहे हो मेरी बातों को, ठीक है। आपने देखा होगा जब हथौड़ी होती है, हथौड़ी के ऊपर जो लोहा होता है ये ढीला होता है ना, तो हम लोग ऐसे नहीं मारते हैं। अगर लोहा ऊपर है तो उसके नीचे वाले हत्थे को मारते हैं। क्यों मारते हैं सर? क्योंकि ये जो लोहा है ये रुका हुआ विरामावस्था में है, हम इस डंडे को गति कर देते हैं, गति दे देते हैं। तो जैसे इसको गति देते हैं, ये लोहा बेचारा ये तो विरामावस्था में है, ये गति करके खट से निकल जाता है ऊपर और ये लोहा आकर के नीचे बैठ जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा किसी भी चीज का हत्था करते हैं तो ऐसे पटकते हैं उल्टे साइड में, यानी नीचे वाले को क्या दे देते हैं? गति दे देते हैं, और ऊपर वाला कैसा रहता है? विरामावस्था में रहता है, जिस वजह से वो क्या होता है? बड़े आराम से कॉम्पैक्ट रूप से बैठ जाता है, ठीक है। मतलब क्या कि कोई वस्तु अगर गति में है तो गति में रहेगी, कोई वस्तु अगर विराम है तो विराम में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसे लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। अब आओ जरा सा जड़त्व को हम लोग डिवाइड करके देखते हैं, जरा सा हम लोग जड़त्व को डिवाइड करके देखते हैं। एक हम बोल सकते हैं विराम का जड़त्व। क्या बोल सकते हैं हम लोग सर? विराम का जड़त्व। क्या बोलते हैं सर? विराम का जड़त्व। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट इसे बोलते हैं विराम का जड़त्व। एक जैसे विराम हो गया तो एक क्या हो सकता है सर? गति का जड़त्व। यहां लिख दें, हाँ यहां लिख देते हैं, गति का जड़त्व। क्या हो गया? गति का जड़त्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है गति का जड़त्व, और नंबर 3 है, एक जो तीसरा है इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक विराम का जड़त्व है, एक गति का जड़त्व है, और एक क्या हो जाएगा सर? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसे हम लोग बोलेंगे दिशा का जड़त्व, डायरेक्शन, दिशा का जड़त्व। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। आप समझना इसको हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, दिशा का जड़त्व हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, समझना। देखो भैया जब बस कहीं जाती है, आप मान लो से चुपचाप बैठे अखबार पढ़ रहे हो ऐसे बैठ करके, है ना, बस वाले ने अचानक इधर मोड़ दिया तो आप खटाक से इधर भाग जाओगे। क्यों? आपकी बॉडी बस के साथ ऐसे जा रही थी, बस अचानक से मुड़ गई, बस क्या हो गई? अचानक से मुड़ गई, लेकिन आपकी बॉडी तो आगे जाना चाहेगी ना, तो ऐसे मुड़ गई तो आप अभी भी क्या होगे? उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे, उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे जिस डायरेक्शन में थोड़ी देर पहले आपकी बॉडी क्या कर रही थी? मूव कर रही थी, ठीक है। तो इसलिए दिशा का भी जड़त्व हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये 3 हमारे पास सेगमेंट हो गए, ये हमारे पास 3 सेगमेंट हो गए। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चंस जो है ना वो यहां से पुट होते हैं। देखो अब एग्जामिनर की जरा सा मंशा देख लो कि एग्जामिनर कहां से एग्जाम में क्वेश्चंस को सेट करता है, एग्जामिनर कहां से एग्जाम में क्वेश्चन को सेट करता है। देखो भैया समझना, मान लो 2 दोस्त हो, बैठे हुए हो एक गाड़ी पर, और जो दोस्त आपका है वो कह रहा हम तो अगली भैया उठाएंगे, उसने खूब जोर से क्या किया? एक्सेलरेट किया और क्लच को छोड़ दिया। अगली भैया तो उठ गई, लेकिन पिछले वाले भैया भी उठ गए। मतलब क्या? वो पीछे की ओर पलट जाएंगे। वो क्या होंगे भाई? पीछे की ओर पलट जाएंगे। क्यों पलट जाएंगे जरा समझना। ये सपोज दैट आपकी जो भी गाड़ी है, मतलब ये गाड़ी ही दिख रही होगी आप लोगों को भी, ठीक है। ये बैठे हुए हैं पूरे मतलब ताकत से बैठे हुए हैं, ये भी पूरे ताकत से बैठे हुए हैं। इन्होंने जोर से एक्सेलरेट किया, इन्होंने क्या किया? जोर से एक्सेलरेट किया, तो ये तो हैंडल पकड़े हुए हैं, मतलब अपर बॉडी का एक पार्ट इनके गाड़ी से टच है, ठीक है, और उसके बाद लोअर पार्ट तो गाड़ी से टच है, ये कोई दिक्कत नहीं। ये भैया गड़बड़ है, ये भैया क्या है? गड़बड़ है। इन्होंने क्या कर रखा है? इन्होंने बॉडी को निचला वाला जो हिस्सा है वो तो गाड़ी के साथ टच है, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा क्या है? अभी भी फ्रीली है, मूव कर सकता है। तो जब गाड़ी आगे बढ़ी तो ये पैर और कमर का हिस्सा तो गाड़ी के साथ आगे भाग गया,
ये पैर और कमर का हिस्सा तो गाड़ी के साथ आगे भाग गया, लेकिन जो इनका अपर पार्ट था वो क्या हो गया, पीछे ही छूट गया। वो क्या हो गया, पीछे ही छूट गया। अब बताइए इसमें कौन सा जड़त्व है? अगर आपसे इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, आपको पता है जड़त्व है, लेकिन कौन सा जड़त्व है? कहेंगे सर इसे बोलेंगे विराम का जड़त्व। क्या बोलेंगे? विराम का जड़त्व। कैसे बोलेंगे? अचानक जो है वो गाड़ी रुक जाने पर, ध्यान देना यहां पर मेरी बातों को, गाड़ी अगर हम बोल दें कि अगर रुक जाए तब गड़बड़ हो जाएगा, तब हो जाएगा आपका गति का जड़त्व। क्यों? इससे पहले आपकी बॉडी गति में तो थी। मैंने बोला गाड़ी अचानक चल पड़ी, मतलब आप रुके हुए थे, तभी तो विराम का जड़त्व होगा। तो क्या कहेंगे? गाड़ी अचानक चल जाने पर, गाड़ी अचानक चलने पर, गाड़ी अचानक चलने पर पीछे की ओर झुक जाना या गिर जाना, दोनों आप लिख सकते हैं। यानी अगर गाड़ी अचानक से मूव कर गई, गाड़ी क्या हो गई, अचानक से मूव कर गई, तो आप पीछे की ओर झुक जाओगे, रुक जाओगे, गिर जाओगे, जो भी होगा ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई बात। अब देखो आप कहेंगे सर ये तो समझ में आ गया, दूसरा एग्जांपल बताओ। एक और एग्जांपल है ऐसा क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में कि एक महिला क्या कर रही है, ठंडक के बाद है ना, अपने जो भी रजाई गद्दे कंबल हैं उनको बक्से में रख रही है। उससे पहले उन कंबलों को डंडा लेकर के वो पीट रही है। कैसे पीट रही है? डंडा लेकर के वो पीट रही है। ऐसा क्यों? ध्यान देना, जब हम किसी रजाई या गद्दे या कंबल को डंडा लेकर के पीटते हैं तो हम करते हैं क्या है एक्चुअली में? मान लो ये कंबल, इसमें बहुत सारी धूल जम गई है, आप बिना नहाए धोए आते हैं, बिस्तर में घुस जाते हैं, बहुत सारी धूल जम गई। हम क्या करते हैं? डंडे से पीटते हैं। तो किसको पीटते हैं? धूल को नहीं पीटते हैं, हम रजाई को पीटते हैं। क्यों रजाई को पीटते हैं? भाई रजाई तो चुपचाप आराम से रेस्ट में पड़ी हुई है ऐसे, है ना, और रजाई के साथ धूल भी आराम से रेस्ट में ऐसे पड़े हुए हैं। हम क्या करते हैं? हम लोग रजाई को पीटते हैं। पीटने से क्या होता है? रजाई तो मूवमेंट में आ जाती है और धूल समझ ही नहीं पाता कि रजाई मूवमेंट में आ गई, तो खटाक से निकल करके इधर उधर घूमने लगता है। ठीक है, तो ऐसा करेंगे, ऐसा लिखेंगे कि रजाई या चद्दर या कंबल को डंडे से पीटने पर धूल का निकलना। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, कंबल लिख दे रहे हैं हम यहाँ पर, कंबल को डंडे से पीटने पर धूल का निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना। ठीक है, अब मैं आपको एक दो और बता दे रहा हूं, आप इसमें लिख लेना। ठीक है, नंबर 3 देखो भैया, एक चीज समझो, 2 हो गया, तीसरा समझो। हम लोग क्या करते हैं? किसी भी हथौड़ी को अगर टाइट करना होता है तो उसके मुठिया को मारते हैं। किसको मारते हैं? उसके मुठिया को जमीन में मारते हैं। तो ऐसे लिखेंगे, किसी भी औजार को कसने के लिए, जैसे हथौड़ी, या ऐसे काम करेंगे, लिखेंगे हथौड़ी को कसने के लिए उसके मत्थे को ना ठोक कर। भैया देखो, हथौड़ी अगर ये है तो इसमें 2 चीज होती है, एक ये लोहा होता है इसे मत्था बोलेंगे, ये लकड़ी का होता है इसे बेत बोलेंगे। तो मत्थे को ना ठोक कर बेत को जमीन में ठोकते हैं, ये भी क्या है? आपका विराम का जड़त्व है। ठीक है, अगला लिखेंगे कि कपड़ों को सुखाने डालने से पहले उनको जोर का झिटकते हैं। क्यों होता है भैया? समझ लो, क्योंकि कपड़े के साथ पानी विराम में मस्त चुपचाप बैठा हुआ है, हमने कपड़े को मूवमेंट दे दी, कपड़े को क्या दे दी? मूवमेंट दे दी। पानी समझ ही नहीं पाया, बस निकल करके बिखर गया इधर उधर, वो तो मूवमेंट पाया नहीं, वो क्या हो गया? निकल करके इधर उधर बिखर गया। यानी कपड़े को हम लोग क्या करते हैं? जब झिटकते हैं तो भी क्या होता है? आपका विराम का जड़त्व होता है। कपड़े को झिटकने पर भी कौन सा जड़त्व होता है सर? विराम का जड़त्व होता है। मुझे उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि विराम का जड़त्व क्या है, कैसे है। अच्छा, एक चीज और है, इसमें आप एक और लिख लेंगे कि पेड़ हिलाने पर पके फल जो होते हैं वो पेड़ों से गिर जाते हैं। पेड़ हिलाने पर पके फल गिर जाते हैं, फूल टूट करके गिर जाते हैं, पत्तियां गिर जाती हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये पेड़ है, इसके साथ फल लगा हुआ है, दोनों मस्त आराम से रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। आपने पेड़ को हिला दिया है ना, ये तो हिल गए, हिले, लेकिन नीचे वाले क्या हो गए? अभी वैसा ही रह गए। जैसे आपने इनको हिलाया, खटाक से टूट करके नीचे गिर जाएंगे। क्यों? इनके पास तो मूवमेंट आ गई, लेकिन ये अभी भी कैसे हैं? रेस्ट पर ही है। इस वजह से इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? विराम का जड़त्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें हम लोग सर? विराम का जड़त्व बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही कस करके इसको पकड़िएगा इस टॉपिक को। ठीक है, अब समझना, ये हो गया। अगला है गति का जड़त्व, यानी इसको क्या बोलेंगे?
इसे हम बोलेंगे मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, यानी गति का जड़। तो भैया देखो जो इसमें लिखे हैं रुकने की वजह से होता है वही काम इसमें चलने की वजह से हो जाएगा। जैसे गाड़ी अगर अचानक रुक जाए तो, गाड़ी अगर अचानक रुक जाए तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं, गाड़ी के अचानक रुक जाने पर, गाड़ी के अचानक रुक जाने पर आगे की ओर झुक जाना, आगे की ओर झुक जाना या गिर जाना, कुछ भी हो जाना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे की ओर झुक जाना या गिर जाना, जो भी सिस्टम समझना। विराम का था कि हम लोग विराम में थे, गाड़ी मूव कर गई, चल गई आगे, तो हम लोग क्या हो गए, पीछे की ओर झुक गए। गति में क्या हुआ, गाड़ी अगर अचानक क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। अगर गाड़ी जो है वो अचानक रुक जाएगी तो क्या हो जाएंगे हम लोग, भैया हम लोग हो जाएंगे आगे की ओर, है ना। हम लोग कहाँ चले जाएंगे, आगे की ओर चले जाएंगे, ठीक। तो इतनी बात जो है वो समझना कि आगे की ओर खिसक जाएंगे, झुक जाएंगे, ठीक। ये चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वो सिस्टम था वैसे ये भी सिस्टम है, बहुत बढ़िया सा, ठीक है। अच्छा, दिशा का जड़ तो क्या है भैया, देखो एक चीज समझना, दिशा का जड़ तो ऐसे है, मान लो आप किसी भी गाड़ी से ऐसे जा रहे हो, गाड़ी अचानक बाएं मुड़ गई तो आप दाएं की ओर भाग जाओगे, है ना। यानी जिधर गाड़ी मुड़ेगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में चले जाओगे। क्यों, क्योंकि गाड़ी तो मुड़ गई लेकिन आपकी बॉडी उसी डायरेक्शन में जाना चाहेगी। तो अगर ये इधर मुड़ी है तो मान लो ऐसे दोनों लोग जा रहे थे, ये मान लो ये गाड़ी है, ये आप हो, दोनों लोग ऐसे जा रहे थे, भाई ये गाड़ी मुड़ गई लेकिन आपकी बॉडी क्या होगी, ऐसे ही जाना चाहेगी, आपकी बॉडी क्या होगी, ऐसे जाना चाहेगी, तो इसलिए क्या होंगे, आप दूसरे साइड में झुक जाएंगे, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे ऐसे लिखेंगे कि मोड़ पर गाड़ी जब मुड़ती है तो हम, मोड़ पर गाड़ी जब मुड़ती है तो हम, मोड़ पर गाड़ी जब मुड़ती है तो हम मोड़ के विपरीत दिशा में झुक जाते हैं, मोड़ के विपरीत दिशा में झुक जाते हैं, जो भी होता है गिर जाते हैं, ठीक। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है। जड़ तो समझ में आ गया होगा। क्या होता है कि अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुकने ही चाहेगी, कोई वस्तु अगर चल रही है तो वो चलना ही चाहेगी। जैसे आप घर में रुके हो, आप घर में ही रहना चाहते हो, जो चल रहे हैं, जिनकी दुकान चल रही है, जिनके मकान चल रहे हैं, वो चलना ही चाहते हैं, रुकना नहीं चाहते हैं। तो जो वस्तु जिस अवस्था में, वो वस्तु उसी अवस्था में रहना चाहेगी। कब तक, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है। तो इतनी सी चीज थी, विराम, गति और दिशा का जड़ तो हम समझ गए। आइए हम लोग जरा सा सेकंड लॉ को समझते हैं, ठीक है। सेकंड लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और शायद मेरे हिसाब से सबसे आप लोगों को कंफ्यूज करने वाला यही लॉ है। सेकंड लॉ ही आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। क्यों कंफ्यूज करता है, ध्यान देना, समझना इस बात को। इसे हम लोग समझ ही नहीं पाते एक्चुअली में, ये हमको बताना क्या चाह रहा है, तो एक चीज समझना, ऊपर हेडिंग डालेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन का, ऐसा डालेंगे न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, ठीक है, सेकंड लॉ। देखो भी एक चीज समझना, इसमें आपको एक चीज खाली समझनी है, P इज इक्वल mv। P इज इक्वल क्या समझनी है, mv समझनी है। यानी जो संवेग होता है ये द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। अब हम आपको संवेग समझाने की कोशिश करेंगे बहुत ही डिटेल से, ठीक है। संवेग समझाने की कोशिश करेंगे बहुत ही डिटेल से। एक बात मुझे बताओ, सबसे पहले एक बात मुझे बताओ कि अगर मैं 50 किलो का हूं, अगर मैं 100 किलो का हूं, ठीक है, और कोई बंदा 50 किलो का है, ठीक। अगर कोई बंदा 50 किलो का है और हम दोनों को दरवाजा तोड़ने के लिए कह दिया जाए, ये मान लो ये कोई दरवाजा है, ठीक है, और ये हम हैं, ठीक है, बिल्कुल से, और ये जो है एक बंदा और है, ठीक, ये एक बंदा और है। अगर मेरा वेट जो है मान लो 100 किलो है, मेरा वेट क्या है सर, ये है आपका 100 किलो, और इनका वेट जो है ये 50 किलो है, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, दरवाजा किससे आसानी से टूट जाएगा, अगर इस दरवाजे को तोड़ना है तो दरवाजा किससे आसानी से टूट जाएगा, तो आप कहेंगे सर आप ज्यादा वेट है, आपका क्या है सर, ज्यादा वेट है, ज्यादा भारी है तो ज्यादा ताकत लगा लेंगे, भाई ज्यादा भारी है तो क्या करेंगे, ज्यादा ताकत लगा लेंगे। तो जैसे जो ताकत लगा देगा टूट जाएगा फटाक से, है ना। अगर मैंने बोला कि सर ये ज्यादा ताकत लगा दी टूट गया, ठीक है, चूंकि क्या थे, भारी थे। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मास के होता है। यानी जो फोर्स होता है, जो बल होता है, ये द्रव्यमान के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल, समानुपाती होता है। इतनी बात समझ में आ गई कि भारी है तो जल्दी हम लोग क्या कर देंगे, ठोक देंगे। अच्छा एक बात बताओ, मान लो यही कोई बड़ा सा पहाड़ है,
ठीक है। इस पहाड़ को अगर आप तोड़ना हो तो आप एक ट्रक लेना पसंद करोगे, एक आप ट्रक लेना पसंद करोगे कि एक जो है वो टाटा नैनो कार लेना पसंद करोगे? जाहिर सी बात है आप सोचोगे सर ट्रक भारी है, इसका मास क्या है ज्यादा, जिसका मास ज्यादा उसका फोर्स ज्यादा, जिसका फोर्स ज्यादा वो काम कर जाएगा, जिसका फोर्स ज्यादा वो क्या कर जाएगा सर, काम कर जाएगा, यानी चीज टूट जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि जो फोर्स होता है ये मास के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो फोर्स होता है क्या होता है सर, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरी बात आप समझते हैं, जैसे मान लो यही ले लो सर, यही ले लो ससुरे को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसी ससुरे को ले लो और आपको कहा जाए इस दरवाजे को तोड़ना है। आपके पास दो चीजें हैं, ठीक है, एक तो क्या है, एक बहुत बड़ा सा पत्थर है, रॉक है, ठीक है, क्या है, बहुत बड़ा सा पत्थर है। एक कंचा है, कंचा मतलब गोली जो बचपन में खेलते हैं ना, वो डायलॉग भी सुना होगा, आंखें निकाल करके गोटियां खेलेंगे तो गोटी मतलब गोली, ठीक है, कंचे वाली। आप क्या लेना पसंद करोगे, क्या लेना पसंद करोगे कि इस दरवाजे को आपको तोड़ना है? आपको कि सर क्या मजाक कर रहे हैं, जिसका मास ज्यादा, जिसका वेट ज्यादा, हम वही लेंगे ना भाई। ये बड़ा है, मान लो ये कितने का, ये 500 किलो का होगा, ठीक है, ये ज्यादा 50 ग्राम का होगा, तो इसी से तो तोड़ेंगे। यानी क्या, जिसका मास ज्यादा होगा उसका फोर्स ज्यादा लगेगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसका क्या लगेगा सर, फोर्स ज्यादा लगेगा। इतनी बात ही मैंने अभी तक लिखी और कुछ नहीं लिखा, बहुत ढंग से समझना, बहुत ही आराम से। अब समझो अगला पॉइंट। अब एक रास्ता इन छुटकू भैया के पास एक और है कि क्या, मैंने दरवाजा तोड़ दिया, गुस्से में आए, बोले हटो तो हटो। अच्छा आपने सीआईडी देखा होगा, दया क्या करता है, दया जो होता है वो एक जगह पे खड़ा होकर के लात मारता है, दरवाजा खुल जाता है ना। कहीं पे अगर दरवाजा तोड़ना हो तो दया को बुलाया जाता है, ठीक है। और अगर दया की जगह कोई और भी, जैसे अभिजीत हो गए या विवेक हो गए, कोई भी अगर दरवाजा खोलना चाहते हैं तो थोड़ा सा रन करके आते हैं, फिर दरवाजे को मारते हैं, ठीक है। हो सकता है उन्हें फिजिक्स पता हो सकता है उन्हें पता हो कि अगर आपके पास मास ज्यादा नहीं है, अगर क्या आपके पास मास ज्यादा नहीं है, लेकिन आप कुछ दूर से दौड़ करके आओगे, इनको फटाक से मार दोगे, कुछ दूर से दौड़ करके आओगे, फटाक से मार दोगे, दरवाजा टूट जाएगा। यानी आपका जो फोर्स होगा, आपका जो फोर्स होगा ये फिर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, आपके वेलोसिटी के। किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आपके वेलोसिटी के हो जाएगा। अरे बहुत मतलब की चीज समझना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, वेलोसिटी के। मतलब क्या, अगर आपके पास मास ज्यादा नहीं है तो आप क्या कर लो, वेलोसिटी गेन कर लो। आपने देखा होगा तेज बॉलर जो होते हैं ना, वो ऐसा लगता है कि 5 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं बॉलिंग कराने दौड़ते हुए, ठीक है, बहुत दूर से आते हैं। क्यों, क्योंकि उनको क्या चाहिए होता है, बहुत ही ज्यादा फोर्स चाहिए होता है। और फोर्स कैसे गेन करते हैं सर, दौड़ करके गेन करते हैं, ठीक है। अच्छा इस कार और इस कार में मान लो इनके पास ये तोड़ दिए, गुस्सा आ गया, रे हम कैसे तोड़ेंगे, हम क्या करेंगे, हम भी खूब दूर से आएंगे, तो 2 किलोमीटर से खूब स्पीड से भागा कर क्या है, दरवाजे को मार दिया, दरवाजा क्या हो गया, टूट गया, ठीक है। यानी अगर आपके पास मास नहीं है तो आप क्या कर लो, वेलोसिटी गेन कर लो। आप क्या कर लो, वेलोसिटी गेन कर लो। वही काम ये भी है। अगर इस पत्थर से दरवाजा टूट गया, गोली गुस्सा हो गया, इसने कहा रुको हम भी तोड़ते हैं, आपने क्या किया, उसी गोली को एक बंदूक में भरा और फिर ठाक से मार दिया, ठीक है। तो बंदूक में भरने की वजह से उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 60 से निकलेगी, वो बहुत तेज हो जाएगी और फिर दरवाजा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो यहां से हमने 2 बातें सीख ली। एक क्या सीखी सर, कि जिसका मास ज्यादा उसका फोर्स ज्यादा, या जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसकी क्या ज्यादा सर, फोर्स ज्यादा, ठीक है। अगर हम इन दोनों को मिक्सअप करने की कोशिश करें, अगर हम इन दोनों को सब करने की कोशिश करें, एक साथ करें, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां लिखते हैं, हम लोग लिख सकते हैं सर F प्रोपोर्शनल टू mv, ऐसे लिख सकते हैं, F प्रोपोर्शनल टू mv लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसी F को हम लोग क्या कहते हैं सर, संवेग कहते हैं। यानी एक निश्चित दिशा में वेग, एक निश्चित दिशा में वेग, संवेग जो होता है ये फोर्स ही होता है। संवेग क्या होता है, एक तरह से फोर्स होता है, बट एक जो है वो मतलब आप ये कह सकते हो निश्चित दिशा में फोर्स, निश्चित दिशा में क्या फोर्स होता है, संवेग होता है। यानी हम लोग हमेशा ही नहीं कह सकते द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है वो ताकत होती है ना। हम लोगों ने इस पार्ट को यहां से गायब कर दिया और हमने क्या कहा कि सर जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा और जिसका क्या ज्यादा होगा सर, वेग ज्यादा होगा, वही क्या कहलाएगा, उसी का जो है संवेग भी ज्यादा हो जाएगा, उसी का संवेग भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बहुत अच्छी चीज समझना कि जिसका द्रव्यमान ज्यादा है, जिसका वेग ज्यादा, उसका क्या हो जाएगा सर, संवेग भी ज्यादा हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा सर, संवेग भी ज्यादा हो जाएगा।
तो संवेग भी एक तरह का बल होता है, ठीक है, संवेग भी क्या होता है, एक तरह का बल होता है। मोमेंटम जो होता है ये भी क्या होता है, एक तरह का बल होता है। यानी आपका जब ये मास किसमें हो, आपके मूवमेंट कर रहा हो, वेलोसिटी में हो, तो उसे क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। जब आपका द्रव्यमान क्या कर रहा हो, मूवमेंट। अच्छा एक चीज और समझना, इन सारे प्रोसेस में होना क्या चाहिए, जो आपका m होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए, यानी जो भी आपका क्या हो, द्रव्यमान हो, ये एक कांस्टेंट वैल्यू को शो करे। ऐसा ना हो कि 1 किलो 2 किलो है 3 किलो ऐसे बढ़ता हो जाए, ना ना भैया ऐसा नहीं है। एक निश्चित क्या होना चाहिए, कांस्टेंसी होनी चाहिए, द्रव्यमान क्या होना चाहिए आपका, कांस्टेंट होना चाहिए। तब आप इसे क्या कह सकते हो कि संवेग जो होता है ये द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। संवेग जो होता है ये क्या होता है सर, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, ठीक है। अच्छा आ जाओ, इनको हम लोग यहीं से देखते हैं, यही तो लिखा हुआ ऊपर वाला सिस्टम, ठीक है। आ जाओ, अब हम लोग इनका क्या निकालते हैं, जरा सा हम लोग इनकी यूनिट निकाल लेते हैं। यूनिट के साथ साथ हम लोग इनका क्या निकाल लेते हैं सर, इनको देखते हैं वेक्टर है कि स्केलर है, ये सारी चीजें। देखो भैया एक चीज समझना, संवेग का मतलब क्या हुआ, संवेग का मतलब हुआ द्रव्यमान गुणे वेग। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, संवेग इज इक्वल द्रव्यमान, द्रव्यमान द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक है, इतनी बात हो गई। द्रव्यमान को हम लोग मापते किस में सर, केजी में मापते हैं। किस में मापते हैं सर, केजी में मापते हैं। और वेग को हम लोग किस में मापते हैं सर, मीटर पर सेकंड में मापते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसकी यूनिट की बात करें, किसके, संवेग की यूनिट की बात करें, तो क्या हो जाएगा सर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये हो गई क्या, यूनिट हो गई किसकी, आपके संवेग की, आपकी इकाई हो गई। यानी संवेग की जो एसआई यूनिट होती है, संवेग की जो एसआई यूनिट होती है क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है। इसको नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अच्छा एक चीज और समझना यहाँ पर है क्या, कि संवेग वेक्टर है कि स्केलर। याद करें वो दिन जब मैंने आपको बताया था, अगर a और b ऐसे लिखे हुए हैं या a और b ऐसे लिखे हैं, अपॉन में लिखे हैं, दोनों में से अगर एक भी वेक्टर हुआ, सदिश हुआ, तो जिसकी ये क्वांटिटी वो भी क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। भैया द्रव्यमान तो आपका सदिश नहीं, अदिश राशि है, इसमें आप सर क्या बताते हो, मैग्नीट्यूड बताते हो। लेकिन वेग आपका क्या है सर, ये वेक्टर क्वांटिटी है, यानी आप इसमें एक निश्चित डायरेक्शन में चीजें जा रही हैं उसको बताते हो। इट मींस एक क्या है आपका, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं P इज इक्वल mv, और ऐसे डायरेक्शन में ये लगा हुआ है। तो भैया अगर ये लगा है यानी एक क्या है आपका, वेक्टर है, तो संवेग भी आपका क्या होगा, संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक क्या है सर, सदिश राशि है। संवेग एक सदिश राशि, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संवेग जो है ये एक अदिश राशि है। संवेग जो है ये एक अदिश राशि, ठीक है। तो इसकी यूनिट निकाल लिए, इसका हम लोगों ने क्या निकाल लिया कि अदिश है कि सदिश है, ठीक है। यहां तक मुझे उम्मीद है आपको बात जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि ये एक्चुअली में है क्या और हम लोग इसको कहते क्या है, ठीक है। लेकिन अभी तो हम लोगों ने सिर्फ संवेग को समझा, अभी तो हम लोगों ने सिर्फ संवेग को समझा। अब हम लोग समझेंगे कि हमारा जो न्यूटन भैया ने सेकंड लॉ दिया है वो है क्या एक्चुअली में। ये तो हमारा सिर्फ और सिर्फ संवेग के बारे में इतना लंबा चौड़ा भाषण था, ठीक है। अब समझेंगे हम लोग संवेग एक्चुअली में जो हमको क्या कहते हैं न्यूटन भैया जी ने बताया, वो हमारा कहते थे कि अगर किसी वस्तु पर हम बल आरोपित कर रहे हैं, अगर किसी वस्तु पर हम लोग फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, तो जो फोर्स होगा वो जो क्या होगा, फोर्स होगा वो संवेग परिवर्तन के दर के समानुपाती होगा। क्या होगा, संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा। यानी अगर हम लोग इस पर कोई बाह्य बल लगाएं, अगर हम लोग ऐसे देखें सर, F एक्सटर्नल, FEXT मतलब एक्सटर्नल, तो क्या होगा सर, ये समानुपाती होगा किसके, संवेग परिवर्तन की दर। सर किसके, संवेग परिवर्तन की दर, डेल्टा P, और दर का मतलब क्या होता है, नीचे क्या कर देंगे हम लोग, डेल्टा T से मल्टीप्लाई कर देंगे। दर का मतलब क्या, प्रति समय, एकांक समय की बात करेंगे तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, ठीक है। यानी संवेग परिवर्तन की दर क्या होती है, ये किसी अगर वस्तु पर हम लोग क्या करें, बाहरी फोर्स लगाएं, तो उसमें जो परिवर्तन होगा, ठीक है, तो कैसा परिवर्तन होगा, संवेग परिवर्तन के दर के हिसाब से परिवर्तन हो जाएगा। सर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो ये समानुपाती का चिन्ह हमको हटा देना है, तो समानुपाती का चिन्ह हम लोग हटाने के लिए के लगाते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं
के डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। के की वैल्यू जो है वो 1 होती है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी ये हो गया एफ एक्सटर्नल का मान, ठीक है। यानी किसी वस्तु पर अगर हम लोग y बल लगा रहे हैं तो वो संवेग परिवर्तन की दर के क्या होता है, बराबर होता है। अच्छा और एक जरा से इसमें से एक और फॉर्मूला निकाल करके देखते हैं। सर अभी p बराबर हम लोगों ने क्या देखा, mv देखा कि नहीं देखा, हाँ बिल्कुल देखा सर, p बराबर mv देखा। जरा सा रख दो, डेल्टा बाहर निकाल लो और इनको क्या रख दें सर, m और v रख दें, अपॉन क्या हो जाएगा सर, डेल्टा t हो जाएगा। अरे हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया सर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डेल्टा एम तो हो नहीं सकता क्योंकि आपके मास में कोई परिवर्तन तो होगा नहीं, तो मास ऐसे रख ले और डेल्टा वी अपॉन क्या हो जाएगा सर, डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब क्या मुझे यहां तक ध्यान आ रहा है कि त्वरण भी तो ये होता था सर, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी ऊपर डेल्टा वी v माइनस यू और नीचे क्या था आपका डेल्टा टी। यानी वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते थे सर, त्वरण कहते थे। तो क्या ये a लिखा है कि नहीं लिखा है सर, बिल्कुल लिखा है। तो हम क्या ऐसे कह सकते हैं, f इज इक्वल एम ए, क्या कह सकते हैं सर, f इज इक्वल एम ए, क्या बोल सकते हैं सर, f इज इक्वल एम ए, इसे हम लोग बोल सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी कि अगर किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो वो बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के क्या होगा सर, समानुपाती होगा। क्या होगा, उसके द्रव्यमान और त्वरण के क्या होगा, गुणनफल के समानुपाती होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा एक चीज और समझना, समानुपाती का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बोला ए समानुपाती बी, यानी सामने सामने ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है 1/c, अगर ये बढ़ा तो ये घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब नीचे ये बढ़ा तो ये घटेगा और अगर ये घटा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। इसे क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती, इसे बोलते हैं हम लोग समानुपाती। मुझे उम्मीद है आपको इतनी बातें जो है वो समझ में आ रही होंगी। F इज इक्वल आप लोगों ने एम में भी लिख लिया होगा, ठीक है। अच्छा आ जाओ फिर भी हम लोग इसका पोस्टमार्टम करते हैं, थोड़ा सा इसका हम लोग क्या करेंगे सर, पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम का मतलब फिर वही यूनिट निकाल लें इसकी और इसका जो भी वेक्टर स्केलर है वो सारी चीजें निकाल लें, ठीक है। समझो मेरी बात को। देखो मैंने कहा, क्या कहा मैंने बोला F इज इक्वल एम में लिखा आपने, हाँ सर बिल्कुल लिखा। F इज इक्वल यहाँ पर हमने एम में लिख दिया, ठीक है। F इज इक्वल क्या लिख दिया सर, यहाँ पर हमने एम में लिख दिया। अब m जो होता है इसकी जो आप निकालेंगे क्या यूनिट, क्या होगी सर, इसका होगा केजी, इसका क्या होगा सर, केजी होगा। और उसके बाद ध्यान देना a जो होता है त्वरण, क्या होता है सर, इसका आपने बताया था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी त्वरण की क्या वैल्यू होती है, सॉरी त्वरण की क्या यूनिट होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा ध्यान देना, ये तो हो गया आपकी वैल्यू। अगर आपसे कोई एसआई यूनिट, सॉरी आपसे अगर कोई पूछ ले कि इंटरनेशनल क्या है, तो फोर्स का इंटरनेशनल यूनिट क्या होता है सर, न्यूटन होता है। फोर्स का इंटरनेशनल यूनिट क्या होता है, ये होता है न्यूटन। तो सर ये कौन सा यूनिट है, ये है आपका MKS। ये क्या है सर, MKS पद्धति में आपके फोर्स का क्या है, ये मान है। अरे बहुत मतलब की चीज है, MKS पद्धति में ये है आपके फोर्स का मान, फोर्स की वैल्यू ये है, ठीक है। इतनी बात हो गई, समझ में आ गई आपको। अच्छा क्या क्या होता है ध्यान देना, यहाँ पर हम बात करेंगे, एक तो बात करेंगे जो यूनिट वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि MKS, CGS, FPS ये सारी पद्धतियां चलती हैं, ठीक है। क्या चलती है सर, MKS चलती है, एक चलती है CGS चलती है, ठीक है, और एक क्या चलती है FPS चलती है, ठीक है, एक SI चल गई। तो सारे के बारे में बात करेंगे कि द्रव्यमान किसको किसमें मापते हैं, किसको कहां पर मापते हैं, ये सारी बातें हम लोग बिल्कुल से जब हम लोग यूनिट वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें देख लेंगे हर एक चीज को बहुत डिटेल में। अभी यहाँ परेशान मत होइएगा, अब इतना समझिए, लेंथ को मीटर में मापेंगे, वजन है इसको किलोग्राम में मापेंगे और जो टाइम है सेकंड में मापेंगे। ऐसे भी होता है सर, MKS बता दिया, CGS यानी जो लेंथ होती है सेंटीमीटर में, वजन होता है ग्राम में, टाइम क्या होता है सेकंड में। आपकी लेंथ होती है फुट में मापते हैं, जो आपका वजन होता है पाउंड में मापते हैं, और एस को मतलब टाइम जो है सेकंड में मापते हैं। इसको बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, यानी पूरे इंटरनेशनल सिस्टम पर ये चीजें लागू होती हैं, ठीक है।
आप कहेंगे सर आपने बस मुझे इतनी बात बताई, इसके आगे की बात बताई नहीं, ठीक है, कि सर बल का अगर आपसे कोई पूछ ले सीजीएस मात्रक क्या होता है, अरे बहुत बढ़िया सवाल है। बल का सीजीएस, भैया एक चीज समझना, बल का मात्रक न्यूटन तो सब जानते हैं, बल का मात्रक न्यूटन तो सब जानते हैं, आप पूछ करके देखना क्या कोई बल का एमकेएस का मात्रक जानता है? बल का क्या कोई एमकेएस का मात्रक जानता है, या बल का कोई सीजीएस का मात्रक जानता है? बहुत ही उम्दा चीज है। देखो चीजों को ऐसे पढ़ो, चीजों को ऐसे पढ़ो कि चीजें क्या हो जाएं, आपके हाथों में हो जाएं, आपके काबू में हो जाएं। देखो समझना, अगर हमको यही बल का सीजीएस करना होता, देख लो हम इसको पहले लिखते हैं, एफ इज इक्वल एम ए लिख दे रहे हैं। अगर हमको सीजीएस निकालना होता तो सी क्या है आपका सेंटीमीटर, जी क्या है ग्राम, और एस क्या है टाइम। तो इसको किसमें मापते सर हम लोग? ग्राम में मापते सर, बिल्कुल मापते। और उसके बाद जो है आपका एक्सेलरेशन तो हमारा क्या होता, वही होता मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या यही होता सर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता? आप बताएं क्या सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता? कहेंगे नहीं सर, मीटर नहीं होता, सेंटीमीटर होता। क्या होता सर? सेंटीमीटर होता। तो क्या कहेंगे? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यानी ये हो गया आपका ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं डाइन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं सर? डाइन बोलते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं डाइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी अगर आपसे कोई पूछे सीजीएस में क्या मात्रक है तो आप डाइन बोल सकते हैं या आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें हैं। अच्छा, कई कई एग्जामों में जो है वो न्यूटन और डाइन के बीच में संबंध पूछ लेता है। न्यूटन और डाइन के बीच में संबंध पूछ लेता है कि न्यूटन और डाइन के बीच में क्या संबंध है। तो नीचे एक छोटी सी हेडिंग डाल लो, न्यूटन और डाइन के बीच में संबंध। अब हम आपको संबंध बताएंगे कि डाइन बराबर कितने न्यूटन होते हैं, और प्रूव करके। भैया कोई रटने वाला काम नहीं है ना, रटने वाला काम नहीं होता। सारी चीजें जो है वो हमारे पास प्रूफ की होती है। सारी चीजें हमारी क्या होती है? प्रूफ की होती है। इसे हम लोग एक न्यूटन बोल सकते हैं। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं सर? एक न्यूटन बोल सकते हैं। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं सर? एक न्यूटन बोल सकते हैं। एक न्यूटन बराबर क्या है? 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो किलोग्राम को आप किसमें चेंज कर ले रहे हैं हम लोग? ग्राम में चेंज कर ले रहे हैं। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं सर? 1000 ग्राम होते हैं, इंटू 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं सर? आप कहेंगे सर 100 होते हैं, तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे सर 100। कितने हो गए? 100। ठीक है, और टाइम का तो कोई दिक्कत है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? प्रति सेकंड स्क्वायर ऐसे हम लोग लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे सर? प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी अब क्या हो गया, ये लिखा है एक्चुअली में ऐसे है, यहाँ पर ऐसे लिख दे रहे हैं, किलोग्राम का ये ग्राम हो गया, और ये क्या हो गया सर? सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब क्या आप हमें एक बात बताएंगे, हम इसके ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 1000 बाहर निकाल लिया, गुणे ग्राम इंटू क्या है? सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। है कि नहीं है भैया? बिल्कुल है। तो क्या हम इसे अभी डाइन बुलाए थे कि नहीं बुलाए थे? बिल्कुल बुलाए थे सर। इसे हम लोगों ने क्या कहा था? डाइन बुलाया था। तो मतलब क्या हो गया कि इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 5 लिख सकते हैं ना। 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया? डाइन। ये क्या हो गया? डाइन। यानी 1 न्यूटन बराबर क्या हो गया? 10 की घात 5 डाइन। कुछ करना ही नहीं, प्रूफ करना था आपको। आपको चीज रटनी नहीं है ना, याद नहीं करना है कि हम रट्टा मार ले, याद कुछ नहीं करना है। बस खाली क्या करना है आपको? प्रैक्टिस करनी है भी हमारे साथ, बहुत ढंग से आपको प्रैक्टिस करनी है हमारे साथ। बस आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका सारा काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। थैंक यू।